देखिए बच्चों, ये आपके सामने कुछ नजर आ रहा है टेबल। ये टेबल 8वें चैप्टर का पार्ट रह गया था। क्या नाम था उस चैप्टर का? नाम था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, और चैप्टर का अध्याय था EMW, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि तरंग दैर्ध्य की परास व आवर्ती की परास एक क्रम में व्यवस्थित कर दी जाए, इसी क्रम को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो इनमें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 तरंगें होती हैं। गामा किरणें, अक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंग, रेडियो व बेतार तरंगे। ये तरंगों की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। गामा किरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक है बेकुरेल व क्यूरी। अक्स किरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक है रोजन। पराबैंगनी विकिरण खोज करने वाला क्या है? रिटर। और दृश्य प्रकाश की खोज करने वाला न्यूटन। अवरक्त विकिरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक है हर्शेल। और माइक्रो तरंग की खोज करने वाला वैज्ञानिक है हटज। और रेडियो या बेतार तरंगों की खोज करने वाला वैज्ञानिक है मार्कोनी। ये तो हो गए साइंटिस्ट। अब यहां से नजर आ रही है तरंग दैर्ध्य की परास व आवृत्ति की परास। तरंग दैर्ध्य की परास यहां एंगस्ट्रॉम में लिया है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर, और यह हर्ट्ज में है। ठीक है, ये कुछ आवृत्तियां दे रखी हैं। इन आवृत्तियों को या तो सीक्वेंस वाइज एक कॉपी में लिखकर आप याद कर सकते हो, नहीं अगर 2 या 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। यहां से है स्रोत कि ये जो तरंगे हैं ये किन स्रोत से उत्पन्न होती हैं और ये कहाँ काम में पड़ती हैं, इनका यूज कहाँ होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गामा किरण। ये सीक्वेंस वाइज अगर याद रखोगे तभी तो ये तरंग दैर्ध्य और आवर्ती की प्रयास याद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं याद रखकर अलग अलग हो तब आपको ये मान याद रखनी है। तो सबसे पहला पार्ट है गामा किरणें। गामा किरण के खोज करने वाला वैज्ञानिक था बेकुरेल व क्यूरी। इनकी तरंग दैर्ध्य के परास है बच्चों 0.0006 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य। आवर्ती की परास होती है 5×10⁻22 से लेकर 3×10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। और ये रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन पे होती है। जो रेडियो एक्टिव तत्व में निकलते हैं ना, अल्फा बीटा गामा विकिरण, जो न्यूक्लियर का चैप्टर है, इनका स्रोत ये है। इस स्रोत से गामा किरण निकलती हैं और ये कहाँ काम में आती हैं? कैंसर के इलाज में काम आते हैं। जो सेक करते हैं, कैंसर के जो रोगी पेशेंट होते हैं उनको सेक किया जाता है, सेक दिया जाता है, वहां ये गामा किरण का उपयोग किया जाता है। ये तो थी आपकी फर्स्ट। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड, अक्स किरण। अक्स किरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक था रोजन, और तरंग दैर्ध्य की परास है 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम के मध्य की होती है परास। किसकी? अक्स किरण की। और आवर्ती होती है 3×10⁻28 से लेकर 1×10⁻16। और यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज को भारी धातु से लक्ष्य द्वारा रोकने पर होती है। तीव्रगामी मतलब इलेक्ट्रॉन की जो गति है उतनी तेजी से होती है। किसी भी धातु की सतह पे आप वार करते हो तो वो तेजी से क्या करती है? गति में परिवर्तन कर देती है। इसी वजह से लक्ष्य को रोकने का काम करती है अक्स किरणें। और यह सर्जन चिकित्सा, जब ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर यूज करते हैं वो अक्स किरण का यूज करते हैं, तभी इसका नाम है सर्जन चिकित्सा में। क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में, क्रिस्टल का मतलब होता है जो भी कोई ठोस मेटल है उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त करनी हो तो अपन अक्स किरणें डालते हैं। या जैसे सपोज करो अपने हार्ट का आप एक अक्स रे के ऊपर या एक पेपर पे जो डायग्राम आता है बनकर, हार्ट का है, दिमाग का है, माइंड का है, वहाँ अक्स रे किरण यूज करते हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना अक्सरा, वो यहीं से यूज होता है। तीसरा पार्ट होता है पराबैंगनी विकिरण या पराबैंगनी किरण या पराबैंगनी तरंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, पराबैंगनी विकिरण का खोज करने वाला वैज्ञानिक था रिटर, और ये 6 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के मध्य की होती है। और इनकी आवृत्ति की परास है 5×10⁻17 से लेकर 8×10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होती है आवृत्ति की परास। और इनका मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य से आने वाली किरण जो पृथ्वी से पहुंचने से पहले ओजोन क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती हैं और पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं। पृथ्वी पर अगर आ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी खाल जलने लग जाती है और एक तरह की खाल में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? इनका उपयोग किया जाता है अन्य रोगों की कीटाणु को मारने पे। जैसे इस पे पराबैंगनी किरण डालते हैं वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस किरण का यूज किया जाता है पराबैंगनी विकिरण।
एक है दृश्य प्रकाश। दृश्य माने देखना, कि अपनी आंखों के लिए सबसे बेस्ट प्रकाश होता है वो दृश्य प्रकाश होता है, उसकी खोज करने वाले न्यूटन ने कहा। और इसकी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य, और इनकी आवृत्ति होती है 8 × 10⁻14। अब याद करने का तरीका यह है बच्चों, देखो ये पोर्शन फर्स्ट और 8000 को याद रखो, लास्ट वाला पोर्शन को आप पहले लिख दो और यहाँ से लिखो 4 × 10⁻14। ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है। 8 × 10⁻14 से लेकर 4 × 10⁻14 के मध्य होती है। और ये तापदीप्त वस्तुओं जो गर्म करते हैं ना, गर्म वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। ये वस्तुओं को देखने में सबसे अच्छी काम में आती है। अब आ गया आपका अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक था हर्शेल, और वही तरीका अपनाना 8000 है। 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक के मध्य होती है। ये आवर्ती की प्रास है 4 × 14, तो ये 4 × 14 यहाँ से ले लेना, 3 × 11 के मध्य होती है। और ये गर्म वस्तुओं में उत्पन्न होती है, और ये रोगियों को शिकाई करने पे या रात्रि को फोटोग्राफी में काम आती है। तो अवरक्त किरणें वो किरणें होती हैं जो धूल व कोहरे को भी पार कर देती हैं, और रात्रि के समय पे भी कोई लाइट या फोटोग्राफी लाइट डालते हैं या कोई चेक करते हैं, वो अवरक्त किरणें होती हैं। और रोगियों की जो शिकाई है वहाँ ये अवरक्त किरण निकल जाती है। अवरक्त किरण किसी भी माध्यम में गुजर सकती हैं, धुंध व कोहरे को भी वो पार कर जाती हैं, और वहाँ से भी आपको पता कर देती हैं कि किरण आगे क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। अब आगे का पार्ट आ गया बच्चों माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग का मात्रक है हर्ट्ज, वैज्ञानिक था। अब 10⁻7 है, और यहाँ से 3 × 10⁹ एंगस्ट्रॉम है। यह है तरंग दैर्घ्य की प्रास लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की प्रास है 3 × 10⁻11 से लेकर 1 × 10⁹ तक। और ये मैग्नेट्रॉन या वोल्फ द्वारा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 4th गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसमें एक नाम देखा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की गति को तेजी से करने का या वो उच्च त्वरित कर देता है। तो ये मैग्नेट्रॉन से क्या करते हैं, एक उपकरण होता है स्रोत, उससे क्या होते हैं, निकलते हैं। क्या निकलते हैं, किरण निकलती है। वो क्या क्या काम करती हैं, रडार व दूरसंचार में। दूरसंचार तो आपका मोबाइल सेक्टर होगा, और रडार का मतलब ये होता है बच्चों कि आपके लोकेशन में कोई अन्य कंट्री की चीज़ें या अन्य कोई भी चीज़ अगर लोकेशन में आती है, वो ट्रेस करके आपको इन्फॉर्मेशन कर देती है कि आपके लोकेशन पे कोई दूसरी कंट्री या दूसरे राज्य की कोई भी चीज़ें वो एक्सेस हो रही हैं। तब आपको आइडिया हो जाता है, वहाँ माइक्रो तरंग का उपयोग किया जाता है। रेडियो और बेतार तरंगे। रेडियो बेतार का मतलब जिसमें तार ना जुड़ा हो, और इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे मार्कोनी। और मार्कोनी की इसकी जो रेंज है तरंग दैर्घ्य की, वह 3 × 10⁹, यहाँ से ले लीजिए 6 × 10⁻12 एंगस्ट्रॉम है, और 10⁹ से लेकर 5 × 10⁵, यह इनकी तरंग दैर्घ्य की प्रास है, और यह आवर्ती की प्रास। और इनका स्रोत है वो दोलित्र विद्युत परिपथ के द्वारा काम किया जाता है। दोलित्र विद्युत परिपथ के माध्यम से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। और ये संचार प्रसारण या टेलीविजन, जो आप रेडियो है या टेलीविजन है, इनके माध्यम में ये जो तरंगें होती हैं वो रेडियो तरंग के माध्यम से ही काम करते हैं। इस तरह की ये कुछ बच्चों 7 तरंगें थी। इनका मोटिव फंडामेंटल मैंने यही लिखा, अलग अलग इसलिए नहीं लिखा कि अब की बार जो कंपटीशंस हैं वो या कोई भी, तब वो ये पूछ लेते हैं कि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, 7। उन तरंगों के नाम याद रहने चाहिए, जैसे गामा है, अक्स है, पैराबैंगनी विकिरण है, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त है, माइक्रो है और रेडियो। खोज करने वाले वैज्ञानिक को याद रहने चाहिए। गामा किरण की वैज्ञानिक खोज है बेकुरल क्यूरी है, अक्स किरण की रोजन है, पैराबैंगनी के लिए रिटर है, दृश्य का न्यूटन है, अवरक्त का हर्शेल है, माइक्रो का हर्ट्ज है और रेडियो का मार्कोनी है। और आपको स्रोत बहुत ही याद रहने चाहिए कि ये किस स्रोत से निकलती है, इनका क्या उपयोग है, इनकी आवृत्ति क्या है और तरंग दैर्घ्य क्या है। और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक सीरीज के रूप में व्यवस्थित करना। तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति को एक सीरीज के रूप में स्पेक्ट्रम के तौर पे व्यवस्थित करते हैं। इसी क्रम को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यह कुछ 7 तरंगें थी। उस 7 तरंगों के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई बच्चों। इन जानकारी के माध्यम से आपको याद करना है। ये 2 या 3 बार जब आप लिखोगे रफली, या 2-3 बार लिख कर आप एक चिपका दीजिए या, और जैसे अगर आपको समय मिले सुबह शाम 1 या 2 बार आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। रटने की कोशिश मत कीजिए, आप रिवीजन करते रहिए। 2 या 3 में धीरे धीरे दिमाग में फिट हो जाएंगे और आपको ये काम में आ सकती हैं। जब भी एग्जाम में अगर आपने पूछ लिया कि कोई 2 तरंगों के बारे में समझाइए, या दृश्य तरंग के बारे में बताइए, या अवरक्त विकिरण के बारे में लिखिए, तो आप हर एक पार्ट को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो।
तो छोटा सा टॉपिक था ये चैप्टर, इनमें मेन चीज़ें थी वो बताने की मैंने कोशिश की। जो भी रह गया वो जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन जब करवाएंगे हर चैप्टर की उसी के साथ ऐड कर देंगे। और इसी वीडियो को बच्चों यहीं कंप्लीट करता है। एक टेबल की बताने की थी मेरे को, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया मेरी तरफ से, और आप इस धीरे धीरे समझोगे तो आपको भी याद हो जाएगी। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। जो चीज़ें समझ में आ रही अच्छी बात है, नहीं आ रही आप कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। थैंक यू।